लेक्चर नंबर 1 एनालिटिकल केमिस्ट्री। साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एनालिसिस मतलब किसी भी केमिकल का हम जो एनालिसिस करते हैं उसके कंपोनेंट्स का, वही एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। तो इसमें जो एनालिसिस होता है वो टू टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में मतलब कि उसका अमाउंट कितना प्रेजेंट है उस कंपोनेंट का जिसका हम डिटेक्शन करना चाहते हैं किसी मिक्सचर में, वो करते हैं, पता करते हैं। और क्वालिटेटिव में प्रेजेंट है या नहीं है, अब्सेंट है या प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को उस मिक्सचर में, उसका पता करते हैं। और इसके स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस को ही हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए कि एनालिटिकल टेक्निक कितने प्रकार के होते हैं। एनालिटिकल टेक्निक इंस्ट्रूमेंटल और कन्वेंशनल होते हैं। एनालिटिकल टेक्निक में इंस्ट्रूमेंटल में जो है सेपरेशन आता है, सेपरेशन में भी क्रोमेटोग्राफी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। दूसरा इलेक्ट्रो एनालिटिकल जिसमें पोलरोग्राफी, वोल्टामेट्री या पोटेंशियोमेट्री आता है। तीसरा है थर्मो एनालिटिकल जिसमें टीजीए, डीटीए, डीएससी आता है। चौथा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक जिसमें एएएस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एईएस एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है। और ये मेनली इसमें हमको बियर्ड लैम्बर्ट लॉ को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और थर्ड है अदर टेक्निक जैसे एक्सरे, सैम, टैम, मास। तो कन्वेंशनल तो अलग टेक्निक हो गया और ये सब इंस्ट्रूमेंटल में आते हैं। अब देखते हैं एनालिटिकल टेक्निक जो कन्वेंशनल में क्या है, वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में हम टाइट्रेशन को देखते हैं। तो टाइट्रेशन में क्या है कि एसिड बेस, तो एसिड बेस में भी फर्स्ट एसिड बेस है उसमें पीएच मेट्रिक, कंडक्टोमेट्रिक आता है। दूसरा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक जिसमें हम अगर इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, क्या उसका केमिकल फंक्शन होगा, ये सब का कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक देखेंगे। फिर रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है, ये तीन टाइप का टाइट्रेशन होता है, एसिड बेस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक और रेडॉक्स। थर्ड हम देखते हैं ग्रेविमेट्रिक, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक तो ये हो गया जिसमें टाइट्रेशन आता है। और ग्रेविमेट्रिक में हम ग्रेविमेट्रिक फैक्टर को एनालिसिस करेंगे। हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव देखा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। फिर हमने एनालिटिकल टेक्निक में इंस्ट्रूमेंटल और कन्वेंशनल देखा, कन्वेंशनल को भी हमने स्टडी किया। तो क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव मेनली जैसे हम फ्लेम टेस्ट करते हैं स्ट्रॉन्शियम का तो वो रेड कलर देता है, उस टाइप का देखते हैं, और जिससे हमको पता चलता है कि वो प्रेजेंट है। और साल्ट एनालिसिस को भी देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं सेपरेशन। सेपरेशन क्रोमेटोग्राफी जो फर्स्ट टेक्निक है इंस्ट्रूमेंटल का सेपरेशन। सेपरेशन में भी क्रोमेटोग्राफी को देख रहे हैं। क्रोमा वर्ड का मीनिंग होता है कलर। तो हम कलर देखते हैं, किसी भी कंपोनेंट का क्या कलर आ रहा है हम उसको सेपरेट करते हैं, तो उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब कलर जो होता है तो वो उसके प्रेजेंस को दिखाता है। अब बिना कलर वाले को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहले हम सिर्फ कलर वाले को आइडेंटिफाई कर पाते थे। इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यूज टू आइडेंटिफाई कंपोनेंट इन अ मिक्सचर, मिक्सचर के कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरा है ड्रग्स कैन बी आइडेंटिफाई इन ब्लड सैंपल बाय क्रोमेटोग्राफी। ये मैक्सिमम फार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है, जहाँ पर कि एथलीट्स का जैसे हम डोपिंग टेस्ट वो सब करते हैं उसमें भी ये यूज होता है। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी ऑन बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन प्रिंसिपल। तो इसमें क्या है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एक है जिसमें हम देखते हैं कि एचपीएलसी को हम स्टडी करेंगे। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को स्टडी करेंगे। फिर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी है। और एक है साइज एक्सक्लूजन या जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। तो मेनली ये चार टाइप के इसमें सेपरेशन का प्रिंसिपल फॉलो करते हुए बेसिस है, जिसमें साइज एक्सक्लूजन में कॉन्जुगेटेड सिस्टम को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, फिर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, फिर साइज एक्सक्लूजन या फिर जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी। ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेस अगर हम स्टडी करें तो मोबाइल फेस हम देखते हैं कि इस पर क्या होता है, लिक्विड और गैस को ही हम मोबाइल फेस लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि लिक्विड और गैस ही मोबाइल फेस हो सकता है। और स्टेशनरी फेस क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड। तो इसको हमको क्वेश्चन में बहुत पूछ देता है क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो उसको याद रखना है कि मोबाइल फेस लिक्विड गैस होगा और स्टेशनरी फेस सॉलिड लिक्विड होगा। अब मोबाइल फेस के बेसिस में हम क्या देख रहे हैं, इसका टाइप्स। तो लिक्विड जो यूज है मोबाइल फेस में
उसमें क्या होता है, नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोफोबिक क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोफिलिक क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ये सब में जो होता है क्या होता है, मोबाइल फेस लिक्विड होता है। अब गैस में गैस क्रोमेटोग्राफी ही एक है जिसमें क्या होता है, मोबाइल फेस गैस होता है। और थर्ड है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा मोबाइल फेस यूज होता है। अब देखो कि हमने देख लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म जो चार टेक्निक है, और मोबाइल फेज में भी लिक्विड गैस और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के हिसाब से देख लिया। अब देखते हैं हम थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक बेड। अगर उसके बेड के अनुसार देखें तो प्लेनर बेड होता है, जैसे जिसके लिए हम टीएलसी पेपर क्रोमेटोग्राफी ये दोनों को जैसे जनरली उसका एग्जांपल समझ सकते हैं। कॉमन दूसरा होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कि अगर पेक्ड सिस्टम हो तो उसके लिए भी हम एग्जांपल है आयन एक्सचेंज या एचपीएलसी, इसका एग्जांपल है। और दूसरा ट्यूबुलर फॉर्म में अगर हो तो गैस क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम के अंदर पैक्ड और ट्यूबुलर आते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड कि अगर हमने इसका सबसे पहला चीज को उठाया क्रोमेटोग्राफी के टाइप का, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी जिसे भी कहते हैं। इसका एब्जॉर्बेंट का जो होता है बेड होता है उसका 0.2 mm का होता है उसका थिकनेस, और थिन लेयर होता है तो हम समझ सकते हैं पतला हुआ, तो ये 0.2 mm ही होता है। और ये किस बेसिस पे इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करता है, तो वो इसके पोलैरिटी के बेस पे सेपरेट करता है। तो इसमें स्टेशनरी फेज और वो पूछता है कि मोबाइल फेज क्या है। तो स्टेशनरी फेज जो है सिलिका जेल है जो कि पोलर है, और दूसरा मोबाइल फेज है जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन को यूज करते हैं मोबाइल फेज में, मतलब वो लिक्विड है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए एक प्लेट लेंगे, टीएलसी प्लेट, जिसमें या तो हम रेडीमेड लेंगे जिसमें कि सिलिका जेल का कोटिंग होगा, या फिर हम लैब में खुद इसको सिलिका जेल का कोटिंग करके बनाएंगे। और हम बाहर से लेते हैं उसको, उसका फ़ायदा ये होता है कि वो सब तरफ बराबर फैला रहता है, मतलब कि एक यूनिफॉर्म रहता है। अगर हम उसमें लेते हैं उसके 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर छोड़ के एक बेस लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसमें कि हम कंपोनेंट को डालते हैं, कंपोनेंट को एक डॉट डालेंगे। और ये बेस लाइन्स हम सीट से यूज़ करते हैं, पेंसिल से। हम इसके लिए पेन यूज़ नहीं करते, क्योंकि पेन यूज़ करने से क्या होता है, उसका जो लिक्विड होता है, मतलब कि जो उसका इंक होता है वो सिलिका जेल के साथ फैल जाता है, जिसके कारण कंपोनेंट्स फिर इसमें हम जो डालते हैं वो हमको सही नहीं मिल पाता है। तो अब हम देखते हैं कि सॉल्वेंट में हम इसको डिप करते हैं 1-2 सेंटीमीटर के ऊपर जो बेस लाइन बनाया है उसको छोड़ के हम जो उसके नीचे साइड को है उस टीएलसी प्लेट को इसमें डिप करते हैं, जो कि फिर उसको हम स्टेबल छोड़ देते हैं। फिर कुछ देर बाद क्या होता है कि लिक्विड इसके ऊपर चढ़ती है, वो भी बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, सॉल्वेंट राइज करता है बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन एक फ्लूइड का क्वालिटी है कि वो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स किसी और फ्लो कर सकती है, वो है उसका कैपिलरी एक्शन, ऊपर की ओर ये जो मूव करती है। तो इससे क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पोलैरिटी के हैं वो सिलिका जेल में डिफरेंट डिफरेंट पोलैरिटी के अकॉर्डिंग सिलिका जेल में रन करते हैं। जो ज़्यादा पोलर है वो इसके साथ कंपोनेंट कंपाउंड बनाकर कॉम्प्लेक्स करके, मतलब रिएक्ट करके वो वहीं जल्दी ही रुक जाता है। और जो नॉन पोलर है वो तो इसके ऊपर अच्छे से रन करते हुए बहुत दूर चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि लेस पोलर दूर तक चलेगा और मोर पोलर जो है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो अब हम इनका कैसे पता करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कौन सा है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हम आरएफ देखते हैं जो कि एक रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर भी हम कहते हैं, जिसे ये किस बेसिस पे हम पता करते हैं कि रिलेटिव एड्जॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, मतलब कि जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है जो सिलिका जेल पे उसके अकॉर्डिंग पर हम देखते हैं, क्योंकि वो एड्जॉर्प्शन कैसे होगा, जो ज़्यादा पोलर होगा ज़्यादा एड्जॉर्ब हो जाएगा पास में। तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस टेबल बाय कंपोनेंट ए, मतलब कि अगर 2-3 कंपोनेंट है तो ये जो पहला एक कंपोनेंट है वो कितना दूर ट्रेवल किया है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूशन जो इसमें ये डीप था वो सॉल्यूशन कितना दूर रन किया है। तो आर एफ फैक्टर वही है कि आर एफ फैक्टर एक कंपोनेंट का देख रहे हैं, तो आर एफ ऑफ ए इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट ए अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट ट्रेवल बाय सॉल्यूशन।
अगर हम देखें कि ये जो आर एफ फैक्टर है ये वेरीज करता है बिटवीन 0 to 1। इंपॉर्टेंट बात है कि 0 to 1 के ही बिटवीन क्या करता है, वेरी करता है। अगर हम देखें क्वेश्चन, द साइज अ थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट इज अबाउट, ये कितना होता है, तो हमने पहले ही पढ़ लिया था 0.2 mm होता है इसका साइज, इसके एब्जॉर्बेंट का। अगर हम देखें, द क्रोमा प्लेट ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट इज मेड ऑफ ग्लास, फाइबर, वुड, मेटल, तो ये ग्लास का बना होता है, इसका आंसर ग्लास होगा। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर पूछा है हमको सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग ऑप्शन, की ऑप्शन दिया है ए, द स्पॉट ऑफ कलरलेस कंपाउंड्स आर इनविजिबल टू आईज, क्या इनविजिबल होता है, हाँ ये तो सही है। सेकेंड, these spots can be detected by packing the plate in a covered jar containing iodine crystals, तो हाँ ये भी सही है, क्योंकि जैसे कि एल्कीन है डबल बॉन्डेड, तो इसमें डबल बॉन्ड में ये इसको क्या करता है कि आयोडीन क्रिस्टल्स को विजिबल बना देता है। थर्ड है, द स्पॉट कैन बी डिटेक्टेड बाय पुटिंग द प्लेट अंडर यूवी लाइट्स, हाँ ये भी सही है कि अगर यूवी लाइट्स में हम इसको पुट करें तो ये विजिबल हो जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इनकरेक्ट एक भी नहीं है, तो नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि सॉल्यूशन अगर कलरलेस है मतलब कि स्पॉट जो कलरलेस आ रहे हैं, तो हम उसको हम यूवी रेस में लेके जाके उसको विजिबल कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। और दूसरा मतलब विजिबल नहीं कर सकते, उसको देख सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर उसमें अमाइनो एसिड है कंपोनेंट्स में, तो उसको नीन हाइड्रेन के टेस्ट के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं। और तीसरा, क्रोमेटोग्राफी में हमको देखना चाहिए कि अगर स्पॉट्स दिख नहीं रहे हैं, तो ये हो सकता है कि हमने जो कंपोनेंट डाले हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट में होना था, हमने उसको नहीं रखा, उससे कम कॉन्सेंट्रेशन का है। और अगर एकदम स्पॉट ना के लाइन में आ जा रहा है, मतलब कि हमने जो कंपोनेंट को डॉट डाला है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। अब हम स्टडी करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में। ये क्या है, टेक्निक ऑफ आइसोलेशन ऑफ अ सिंगल कंपोनेंट फ्रॉम मिक्सचर विद द यूज ऑफ कॉलम। कॉलम के यूज से हम एक सिंगल कंपोनेंट को इसमें क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। ये मैनुअल भी होता है, ऑटोमेटिक भी होता है। जैसे एक्टा प्यूरिफायर सिस्टम है, उसमें हम सिर्फ उसके फंक्शन को पुट कर देते हैं, वो आराम से इसके करके उसमें बस हम इसको ऑर्डर दे देंगे, फिर वो टोटल अपना काम करके हमको रिजल्ट दे देता है। और मैनुअल सिस्टम में क्या होता है, इसको स्टडी करते हैं हम, कि इसमें देखते हैं कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या होता है, सॉलिड ही होता है, और मोबाइल फेज लिक्विड ही होता है। तो इन फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज। अब हमको देखना है कि स्टेशनरी फेज अगर सिलेक्शन करा है तो हम किस बेसिस में करेंगे, कि हमारा जो कंपोनेंट है उसको चार्ज के बेसिस में हम सेपरेट करना चाहते हैं कि पोलैरिटी के बेसिस पे सेपरेट करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम स्टेशनरी फेज सेलेक्ट करते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम देखें कि एल्यूमिना या सिलिका को हम स्टेशनरी फेज के तौर पर यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कॉलम का पैकिंग। जो उसमें जो कॉलम सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सबसे नीचे की ओर एक कॉटन प्लग लगाते हैं, ताकि उसका जो सॉल्यूशन है वो एक फ्लो में अपने आप एकदम ज़्यादा ना निकल जाए, एक फ्लो में जो हम चाहते हैं उसी अनुसार निकले। तो ये कॉटन प्लग हम एक निश्चित अमाउंट में लगाएंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट में, कि इतना ज़्यादा ना लगा दें कि सॉल्यूशन इससे निकल ही ना सके, और इतना कम भी नहीं लगा दें कि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा निकल जाए। तो ये निश्चित अमाउंट में लगाया जाता है, एक फिक्स्ड अमाउंट में। अब देखते हैं कि इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सैंड रखते हैं। सैंड रखते हैं इसके कर्वी पार्ट में कॉलम के। वो क्या करता है कि वो इनर्ट होता है, जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ना सॉल्वेंट से, ना कंपोनेंट से, न ही स्टेशनरी फेज से। तो ये ना मोबाइल फेज से किया था, ना किसी से रिएक्शन किया। लेकिन ये क्या करता है कि इसके ऊपर जो सिलिका हम पुट करेंगे स्टेशनरी फेज, उसको क्या करें, यूनिफॉर्म रखने का काम करता है। अब हम अगर सिलिका अगर स्टेशनरी फेस ले रहे हैं तो उसको पुट करेंगे, लेकिन इसको एक स्लरी बनाते हैं, मतलब कि ये पाउडर फॉर्म में रहता है, तो इसको लिक्विड के साथ मिक्स करके एक स्लरी फॉर्म बनाकर इसको पुट करते हैं। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि लोडेड सैंपल डालते हैं, जिसको हमको सैंपल मतलब वही कंपोनेंट जिसको हमको अलग करना है उसको हम डालेंगे इसके ऊपर।
अब हम थर्ड स्टेप है हमारा कि सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेस। अब मोबाइल फेस हम ऐसा सिलेक्ट करते हैं जो स्टेशनरी फेस के अपोजिट नेचर रखता हो। मतलब कि अगर ये हमने सिलिका जैसे लिया वो पोलर है, तो मोबाइल फेस ऐसा लेंगे जो लेस पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, ताकि वो इसके साथ रिएक्ट ना करे। वरना रिएक्ट करेगा तो ये मूव नहीं करेगा और इससे हमारे कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर पाएंगे हम। तो जैसे कि हम एग्जांपल ये देखते हैं कि अगर सिलिका हमने पोलर लिया है तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर एसिटिक एसिड नॉन पोलर या लेस पोलर लेते हैं हम। अब हम देखते हैं कि हमने सैंपल लोड कर दिया और चेहरे पर फेस लगा दिया। अब उसके ऊपर हम डालते हैं मोबाइल फेस। तो मोबाइल फेस डालने के बाद क्या होता है कि वो कंपोनेंट जो लेस पोलर है वो इसी के साथ, मतलब कि जो मोबाइल फेस है उसके साथ नीचे की ओर आने लगता है। और हमें एक स्टॉपर रहता है, उसकी सहायता से जब ये पूरा नीचे की ओर आने लगता है कॉटन प्लग से भी नीचे, तो उससे क्या करते हैं कि हम उसको एक बीकर में उसको स्टॉपर को खोल के उससे निकाल लेते हैं, जिसको हम इल्यूएंट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को इल्यूशन कहलाता है। तो इस इल्यूशन प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसा पढ़ा था कि टेक्निक फॉर आइसोलेशन ऑफ अ सिंगल कंपोनेंट फॉर मिक्सचर विद द यूज ऑफ कॉलम। तो हमने यहाँ सिंगल कंपोनेंट को क्या कर लिया, मिक्सचर से सेपरेट कर लिया। इस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। अब इल्यूशन भी दो टाइप का होता है, आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट। तो आइसोक्रेटिक मतलब कि आइसो वर्ड से ही हमको समझ में आ रहा है कि सेम होगा। तो कंपोजिशन ऑफ मोबाइल फेस रिमेन कांस्टेंट, मतलब कि हम जो कंपोजिशन है मोबाइल फेस का वो हम सेम रखेंगे शुरू से आखिरी तक। सेम कंपोजिशन मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन या फिर सेम जो उसकी पोलरिटी का उसका डालेंगे। अब ग्रेडियंट मतलब कि अल्टरनेटिव कंपोजिशन ऑफ मोबाइल फेस ड्यूरिंग कोर्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि हम पहले डाल दिए कि हाई कॉन्सेंट्रेशन का डाले, फिर लो कॉन्सेंट्रेशन का डाले, या फिर हाई पोलर लो पोलर, इस टाइप का हम जो यूज करेंगे इसमें मोबाइल फेस, उसके अकॉर्डिंग हम इसको इल्यूशन को आइसोक्रेटिक या ग्रेडियंट के तौर पर ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने इसको क्रोमेटोग्राफी को देख लिया, इससे हमने सैंपल को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे इन विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज held in a narrow tube and the mobile phase is formed through it under pressure। तो ये हमने अभी जस्ट स्टडी किया है कि ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, जिसके थ्रू क्या होता है, एक नैरो ट्यूब होता है जिसमें लिक्विड है, प्रेशर के माध्यम से उससे क्रॉस करता है। और हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द मोबाइल फेस बी मेड ऑफ। तो हम जानते हैं कि लिक्विड और गैस ही इसका क्या हो सकता है, मोबाइल फेस हो सकता है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पे। इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेस इज मेड ऑफ ब्लैंक एंड द मोबाइल फेज इज मेड ऑफ ब्लैंक। तो हम जानते हैं कि स्टेशनरी फेज जो है सॉलिड ही होता है, जैसे सिलिका एल्यूमिनियम ले लेते हैं, वो हम किसके बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, हमने स्टडी किया है। और जो मोबाइल फेज है वो होता है लिक्विड। तो हमने आज क्रोमेटोग्राफी के दो टेक्निक देख लिए, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हम आगे की फर्दर स्टडी आगे करेंगे। थैंक यू।